This conference will now be recorded. चले जनाब शुरू करते हैं फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम दोबारा मिल रहे हैं सीमैक के लिए और ये कंपलसरी मैंने आपको कहा था कि लेक्चर होगा ताकि हम थोड़ा अच्छे तरीके से कर लें इसको कवर। तो जेबा मेरे ख्याल से आपका और हसन आप दोनों की बीएमबीएस की क्लासेस आई एम रियली सॉरी मिस हो रही हूँ, मुझे अभी पता चला है। सुबह आप लोगों ने बताया नहीं, वरना हम कोई और दूसरा टाइम फिक्स कर लेते हैं इसका। So I hope you guys will be able to cover whatever in BMBS you're missing. उसको as soon as possible please miss कर लीजिएगा। 5:30 से पहले ही मैं ऑफ कर दूंगी। मेरे बस 2 टारगेट्स हैं, वो टारगेट मेरा अचीव हो जाए, क्वेश्चंस अचीव हो जाए तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि टैग से मैं 5-10 मिनट पहले ऑफ कर दूं, ठीक है, यानी कि 5:30 से पहले इंशाल्लाह। चले जनाब, तो अब सुबह मैंने जो है आपको ये कुछ रूल्स लिखवाए थे, ठीक है। मेक और बाय डिसीजंस में एक चीज तो बड़ी सिंपल है कि अगर सिंगल प्रोडक्ट होगा तो हमने ये देखना है कि बाइंग के रेलेवेंट कॉस्ट कितने हैं और मेकिंग यानी कि प्रोड्यूसिंग के रेलेवेंट कॉस्ट कितने हैं। अगर हम वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके करें तो क्या कॉस्ट है, तो उसमें से ऑब्वियसली बात है जो चीपेस्ट ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं तो फिर आपको वहां पे ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का की बात आ जाएगी कि ना हम किस रेशियो में कौन से प्रोडक्ट को हम बाहर से खरीदे। हो सकता है 3 प्रोडक्ट्स हैं तो एक प्रोडक्ट आपके लिए फीजिबल हो कि आप बाहर से खरीदो, 2 प्रोडक्ट्स बाकी जो आपके लिए फीजिबल हो कि आप उसको खुद मैन्युफैक्चर करके बेचो। तो एंटिटी एज अ होल को वो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल या सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल जो है वो कौन सा कॉम्बिनेशन पड़ेगा, कौन से प्रोडक्ट्स बाहर से खरीदने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट्स खुद इन हाउस मैन्युफैक्चर करने चाहिए, ठीक है। इसमें अब हमने क्या करना है, रैंकिंग करनी है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, ठीक है। क्योंकि उसमें तो हम यही कह रहे थे कि जी आपका आप यूनिट्स मैन्युफैक्चर ही करने हैं, ठीक है, और अब आपके पास कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड है तो क्या करना है, अब आपने कैलकुलेट करना है एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। या तो ये हो जाएगा या फिर क्या होगा, ये एक्सेस कॉस्ट कर दें इसको, ये कर दें, हाँ, एक्सेस कंट्रीब्यूशन ऑफ मेक में ये भी होगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ बाय, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मेक। अब मेरी बात याद रखिएगा, हम इस तरह के डिसीजन करने के लिए ये कहेंगे, अच्छा, इस पहले लिखने से पहले जरा मुझे एक बात बताइए, ठीक है। हमें ये बात तो समझ में आती है कि जौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है हम उस पे जाते हैं ना, या अगर फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन के अंदर उन्होंने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के लिए कुछ सेल्स वगैरह ना दियो है ना, या तो हम ये बोलेंगे कि हम हायर प्रॉफिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या लोअर कॉस्ट वाले ऑप्शन को। बात समझ आ रही है ना, या तो हम हायर प्रॉफिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे या लोअर कॉस्ट को। तो यहाँ पे देखें ये जो दूसरा वाला फॉर्मूला आपको बताया हुआ है ना, इसमें सीएम पर यूनिट नहीं इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की बात हो रही है, ठीक है। तो आप अभी देखोगे ज्यादातर सवालों में ना एक्सेस कंट्रीब्यूशन के अंदर बेसिकली एक्स्ट्रा कॉस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, या तो बाइंग की ज्यादा होगी या सेलिंग की ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपके पास जो सिनेरियो होता है ना, या तो यहाँ पे इस तरीके से लिख दें, ठीक है। रैंकिंग कैन ऑल्सो बी डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग और मेक पर यूनिट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसको अभी हम जरा एग्जाम्पल से क्वेश्चन से देखते हैं। कंट्रीब्यूशन टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है तो सिंपल वीसी का नहीं, वीसी का डिफरेंस कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, इसको मैं यही कह रही हूँ ना, यहाँ पे जरा इसको करेक्शन कर लें, एक्स्ट्रा, इसको जरा करेक्ट कर दें, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग या मेक, ठीक है। इसको कंट्रीब्यूशन ना कहें, इसको कहें एक्सेस कॉस्ट ऑफ बाइंग और मेक। ये बेसिकली जो पार्ट है ना, ये इससे मैंने रिलेट कर दिया है कि या तो आप रैंकिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पर मेक, ठीक है, या फिर आप रैंकिंग कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे ये एक्सेस कंट्रीब्यूशन की बजाय आप इसको लिख दें एक्स्ट्रा एक्सेस कॉस्ट ऑफ बाइंग और मेक। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम किस तरह से अप्लाई करेंगे वो अब देखने जा रहे हैं। सबने ये लिख लिया, कॉपी कर लिया सबने,
ठीक है, अब हम इधर आ जाते हैं। अब हम आते हैं जरा अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कौन सा है, क्लास वर्क 19 20 हमने कर लिया। अब हम आते हैं जरा क्लास वर्क 21 पे। ठीक है, क्लास वर्क नंबर 21 पे अब हम आते हैं। ये क्या कह रहा है, ये आपको ये बात कह रहा है कि फजल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 3 कंपोनेंट्स यूज्ड इन इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट। ठीक है, तो यानी कि क्या हुआ कि वो पहले 3 कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करता है और उन तीनों कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करके कोई एक फिनिश्ड आइटम बनाता है। ठीक है, अब हमारे पास ऑप्शन क्या हो सकता है कि हम वो जो कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल फोन है, अब मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन में 3 चीजें लगनी है, उसकी कोई एक्स्ट्रा केसिंग होगी, उसकी स्क्रीन वगैरह होगी, और तीसरी चीज होगी उसके अंदर जो चिप बोर्ड है। तो 3 चीजें हो गई ना। अब वो ये कह रहा है कि ये तीनों चीजें वो इन हाउस मैन्युफैक्चर करके एक मोबाइल फोन बनाता है। तो अब आपके पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं कि आप बना बनाया केस खरीद लो और उसके अंदर बाकी 2 चीजें मैन्युफैक्चर करके लगा के फाइनल प्रोडक्ट बेच लो, ऐसे भी हो सकता है ना। या किसी और कंपोनेंट को आप बाहर से खरीदो, बाकी 2 चीजें घर पे मैन्युफैक्चर कर लो, इन हाउस मैन्युफैक्चर कर लो, घर से मुराद इन हाउस। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पे, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स खुद मैन्युफैक्चर करता है, इन हाउस मैन्युफैक्चर करता है। ठीक है, the component workshop is currently unable to meet the demand for components and the possibility of subcontracting part of the requirement is being investigated on the basis of the following data। तो वो जो इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, हाँ कोई प्रॉब्लम्स आ रही है। अब वो ये कह रहा है कि हम हो सकता है सारे कंपोनेंट्स जो है वो खुद ना मैन्युफैक्चर कर सकें। ठीक है, अब इधर देखें इन्होंने आपको क्या डेटा दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताई हुई है। कंपोनेंट ए को मैन्युफैक्चर करने के लिए याद रखिएगा, डिसीजन मेकिंग के लिए सबसे ज्यादा रेलेवेंट कौन सी कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट ही तो होती है ना। वेरिएबल कॉस्ट ही रेलेवेंट होती है, फिक्स कॉस्ट तो हर हाल में आपने इनकर करनी है, भले आप प्रोडक्शन हाई रखे लो रखें। इज दैट क्लियर? या रखे ही ना, किए करे ही ना, कोई प्रोडक्शन क्लियर होगी ना बात। तो आप हर जगह देख रही हो वेरिएबल कॉस्ट ही आपका रेलेवेंट होता है ना। तो आगे चलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपोनेंट ए को मैन्युफैक्चर करना 3 रुपए पर यूनिट पड़ता है। ठीक है, अच्छा आउटसाइड परचेज प्राइस एक यूनिट की है 2.5, यहीं पे रुक जाते हैं। मुझे एक बात बताइए, कंपोनेंट ए के केस में ज्यादा बेनिफिशियल क्या है, खुद मैन्युफैक्चर करना या बाहर से खरीदना? बाहर से खरीदना, है ना। आउटसाइड परचेज हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हम ये बात कहेंगे कि भले हमारी फैसिलिटी फैक्ट्री में मसले ना भी हो रहे होते कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, हमारे सामने ये बात आई है कि ये तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है प्रोडक्शन करना कंपोनेंट ए का। इज दैट क्लियर? तो ये इन्होंने क्या कैलकुलेट किया है, नेगेटिव 0.5 क्या है, एक्सेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ बाइंग, ऑफ प्रोड्यूसिंग, सॉरी ऑफ मेकिंग। ठीक है, तो मैं ये कह रही हूँ कि मेरी एक्सेस कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मेक आ रही है, कि मुझे मेक करने पे, यानी कि प्रोड्यूस करने पे एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है 0.5 की। ठीक है, हर कंपोनेंट पे 1 मशीन आवर लगता है, हर कंपोनेंट पे 2 लेबर आवर्स लगते हैं। अब हम कंपोनेंट बी पर आते हैं। कंपोनेंट बी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 4 पर यूनिट और आउटसाइड परचेज प्राइस है 6 पर यूनिट। तो यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे तो बाइंग फीजिबल है ही नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस कॉस्ट आ रही है बाइंग की, है ना। यहाँ पे हमें 2 रुपीज एक्सेस आ रहा है बाइंग का, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे लिए ज्यादा फीजिबल क्या है कि हम मैन्युफैक्चरिंग करें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आप देख रहे हैं कि आपको सेलिंग प्राइस तो कहीं दी हुई नहीं है। तो जब सेलिंग प्राइस नहीं दी हुई तो यू कैन नॉट गो फॉर कंट्रीब्यूशन मार्जिन। आप फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन को यूज करके एनालिसिस तो कर ही नहीं सकते। यहाँ पे पहली बात तो ये है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो भी नहीं सकती। वजह क्या है, सेलिंग प्राइस तो होगी फिनिश्ड प्रोडक्ट की। इज दैट क्लियर? ये तो हम इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं। तो रॉ मटेरियल का इन इटसेल्फ तो सेलिंग प्राइस आपको ही नहीं लेंगे ना, कोई सेलिंग प्राइस तो होगा ही नहीं, सेलिंग प्राइस तो होगा फिनिश्ड प्रोडक्ट का। तो यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्लाई भी नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कंपोनेंट सी पर आते हैं। कंपोनेंट सी को इन हाउस मैन्युफैक्चर करने के 7 रुपए पर यूनिट लगते हैं, बाहर से खरीदने के 13 रुपए। तो आप अगेन क्या बोलेंगे, आपके पास क्या हो रहा है, ज्यादा बेनिफिशियल है इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करना। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट है, you are required to decide which component should be bought out if the company is operating at full capacity। हाँ जी, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि अगर हमारी फैसिलिटी 100% उसको कोई प्रॉब्लम भी ना हो, कोई मसला भी ना हो,
और हम ये कहें कि हम सारे कंपोनेंट्स को, सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं, अगर हमें कोई भी मसला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम क्या कहेंगे कि भाई अगर कोई मसला नहीं भी होता, कोई रिसोर्स में हमारी लिमिटेशन नहीं भी होती, तब भी बेहतर है कि आप कंपोनेंट ए को बाय आउट करो, है ना। तो आंसर क्या आएगा? यू आर रिक्वायर्ड टू डिसाइड विच कंपोनेंट शुड बी बॉट आउट इफ द कंपनी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी। तो हम ये कहेंगे ठीक है, हमने कहा कि रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट वेदर द वर्कशॉप इज एबल टू फुलफिल द कंपोनेंट रिक्वायरमेंट और नॉट, हमें कंपोनेंट ए भले मसले मसाइल होते हैं या नहीं होते, भले कोई लिमिटिंग फैक्टर होता है या नहीं होता, कंपोनेंट ए तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही नहीं है प्रोडक्शन करना। तो कंपोनेंट ए इज वन थिंग दैट शुड ऑलवेज बी बॉट आउट। क्लियर होगी बात यहाँ तक? शाहरुख, बस हम यही क्लास वर्क 21 सॉल्व कर रहे हैं, जो मैंने सुबह आपको रूल्स लिखवाए थे उन्हीं की एप्लीकेशन। ठीक है, चले अब आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अब दूसरी बात ये कि सेकेंड पार्ट है टू डिसाइड विच कंपोनेंट should be bought out if production is limited to 4000 machine hours per week। अब क्या हो गया? अब हमने ये बात तो डिसाइड कर दी कि हमने कंपोनेंट ए को तो मैन्युफैक्चर करना ही नहीं है ना। अब हमने ये डिसाइड कर लिया कि कंपोनेंट ए तो सीधा सीधा बाहर से हम मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ये कह रहा है कि which component should be bought out if production is limited to 4000 machine hours per week। अब हम बी और सी में डिसाइड करेंगे कि कंपोनेंट बी और सी अब हमने प्रोड्यूस करने हैं, वो हमारे लिए ज्यादा फीजिबल है प्रोडक्शन का करने का, है ना। अब अगर हम कंपोनेंट बी और सी की ऑप्टिमम कोई प्रोडक्शन प्लान बनाए और यहाँ पे हमारे पास लिमिटिंग फैक्टर आ जाए 4000 मशीन आवर्स पर वीक, तो क्या होगा? अब हमने रैंकिंग करनी है पहले, है ना। अब हमने कंपोनेंट बी और सी के दरमियान रैंकिंग करनी है और ये डिसाइड करना है कि लिमिटिंग फैक्टर के होते हुए किस कंपोनेंट को बाय करना चाहिए और किस कंपोनेंट को प्रोड्यूस करना चाहिए इंटरनली। तो अब ये बेसिकली डिसीजन किसके दरमियान हो गया? ये अब हो गया मेक और बाय के दरमियान। क्लियर होगी बात? तो जहां पे भी मेक और बाय का डिसीजन होगा, अब आपने डिसीजन किस बेसिस पे लेना है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग और मेक पर यूनिट। ठीक है, अब किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये बात सबको समझ आ गई ना कि हमने कंपोनेंट ए के बारे में तो अब जिक्र ही नहीं करना, है ना। अब हमने कंपोनेंट ए के बारे में तो जिक्र ही नहीं करना, क्योंकि वो तो हमने इट विल ऑलवेज बी बॉट आउट, यानी कि उसमें मेक और बाय का सवाल ही नहीं उठता, वहां पे बाय ही बाय है। ठीक है, तो अब हमारे पास अब यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर आपके पास क्या हो गया? लिमिटिंग फैक्टर हो गया मशीन आवर्स, जो कि कितने हैं? 4000। ठीक है, 4000 मशीन आवर्स पर वीक है। तो अब आपने ये डिसाइड करना है कि कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में कौन सा ज्यादा फीजिबल है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हम देखते हैं कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में, इधर आ जाते हैं। यहाँ पे दोनों के केस में एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग है ना, बाइंग ज्यादा महंगी है ना, बाइंग ज्यादा महंगी है, इसीलिए हम मैन्युफैक्चर के बारे में फोकस कर रहे हैं। कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी को आइडियली इन हाउस मैन्युफैक्चर करना चाहिए, क्योंकि ये इन हाउस मैन्युफैक्चर करना ज्यादा चीप है ना। तो यानी कि बाय करना ज्यादा महंगा है, ये इन अदर वर्ड्स 2 रुपए महंगा और 6 रुपीज महंगा है बाय करना। तो क्या मैं इस चीज को एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कह सकती हूँ? बिल्कुल कह सकती हूँ। मैं ये कह सकती हूँ कि 2 और 6 रुपए बेसिकली बाय करना। अब आपने ये डिसाइड करना है कि हम कौन सा बाय करें, है ना। अब आपने ये डिसाइड करना है, रैंकिंग करनी है कि अगर हमें बाय करने की जरूरत पड़ जाए तो कौन सा बाय करना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। तो मुझे बात बताइए, अगर हम कॉस्ट को यूज करके एनालिसिस करेंगे तो कॉस्ट के हिसाब से जिसकी कम आएगी कॉस्ट ऑफ बाइंग, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग जहां पर कम होगी,
वो हमने सिलेक्ट करना है। तो इधर देखे, सिर्फ आप इस पे नहीं जाओगे, ये तो 2 रुपी पर यूनिट और 6 रुपी पर यूनिट है ना। अब आपने करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पर लिमिटिंग फैक्टर। बात समझ आई? किसके बेसिस पे आपने रैंकिंग करना है? याद रखिएगा, जब हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन के बेसिस पे भी रैंकिंग कर रहे थे सिंपल सिनेरियो में, तो उसमें भी हम क्या करते थे, क्या कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट के बेसिस पे रैंकिंग करते थे? नहीं, हम रैंकिंग करते थे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पे भी आपने किसके बेसिस पे वो करना है, क्या कहते हैं, रैंकिंग करनी है, आपने मशीन आवर्स के बेसिस पे रैंकिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे एक और लाइन बीच में डाल दें। आपको ये बात पता है कि मशीन आवर लिमिटिंग है, ठीक है, 0.5 मशीन आवर्स चाहिए आपको, किसके लिए, कंपोनेंट बी के लिए, और कंपोनेंट सी के लिए 2 मशीन आवर्स चाहिए। ठीक है, तो जरा मुझे बात बताइए, हर एक मशीन आवर के ऊपर हमें कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पड़ेगा, अगर हम उसके हिसाब से रेशो निकालें। तो यहाँ पे ये 4 आता है, यहाँ पे क्या आता है, 6 डिवाइड बाई 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर मशीन आवर में लोअर कॉस्ट विल बी सिलेक्टेड फॉर बाइंग, है ना। अब हम किसको प्रेफर करेंगे, हम ये कहेंगे कि कंपोनेंट सी और कंपोनेंट बी के दरमियान अगर हमें डिसाइड करना पड़ जाए, तो हम कंपोनेंट सी को प्रेफर करेंगे कि भाई हम कंपोनेंट सी को बाय करने के लिए जाते हैं। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इस चीज को पैक ने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, मैं जरा इनके सोल्यूशन के ऊपर आती हूँ, यहां तक बात क्लियर होगी। लोअर कॉस्ट हमने सिलेक्ट करनी है या हायर कंट्रीब्यूशन मार्जिन? बात समझ आ गई? हायर एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन या लोअर एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। इज दैट क्लियर? अब जरा ना इसको प्रूव भी करते हैं, वो पैक ने प्रूव किया हुआ है, इसलिए मैं इसके सोल्यूशन के ऊपर जा रही हूँ सीधा। ठीक है, लेट्स लुक एट द सोल्यूशन। हमें उसने प्रूव भी किया हुआ है कि भाई अगर आपके मशीन आवर्स लिमिटेड होते हैं ना, तो कौन सा कंपोनेंट हम बाहर से खरीदें, कौन सा कंपोनेंट इन हाउस मैन्युफैक्चर करें। तो इधर देखें, हम आइसोलेशन में देखेंगे, हमने आइदर ऑफ द टू में डिसाइड करना है। ठीक है, कि या तो कंपोनेंट सी बाहर से खरीदेंगे या कंपोनेंट बी, क्योंकि पहली बात तो ये यहाँ पे कोई डिमांड नहीं बताएगी, है ना। आप सारे के सारे 4000 मशीन आवर्स चाह रहे हो कि मैं एक ही कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने पे लगाऊं और दूसरा मैं खरीदूं। ठीक है, पहली बात तो ये, इस पूरे सवाल में डिमांड के ऊपर कोई कैप नहीं है। क्लियर होगी बात? तो मेरे लिए फिर क्या बेनिफिशियल होगा कि मैं पूरे के पूरे 4000 मशीन आवर्स जितने भी कंपोनेंट बी मैन्युफैक्चर हो सकते हैं, मैं कंपोनेंट बी मैन्युफैक्चर करूं, क्योंकि मेरे पास कोई सेल्स डिमांड तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अब आगे सेल्स डिमांड दी है तो फिर उसमें ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान आ जाएगा। क्लियर होगी बात? उसमें फिर कॉम्बिनेशन आ जाएगा बी और सी का। फिर उसमें ये नहीं है कि जितना भी लिमिटिंग फैक्टर है वो सारा हम एक ही कंपोनेंट पे लगा सकते हैं, क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है। क्लियर होगी बात? तो अब यहाँ पे जब हम देखते हैं, तो इधर देखें, अगर आप 4000 मशीन आवर्स सारे के सारे कंपोनेंट बी को इस्तेमाल करते हो मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो इधर आ जाते हैं 0.5 मशीन आवर्स में एक यूनिट बनता है। तो इसका मतलब है 4000 मशीन आवर्स को यूज करके हम कितने कंपोनेंट्स बना सकते हैं? 8000 यूनिट्स, है ना। तो 8000 यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे कंपोनेंट बी को, अगर तो हम ये कहते हैं कि कंपोनेंट सी आपने सारा बाय आउट करना है। ठीक है, जो कि हमारा अल्टीमेट आंसर भी है। अच्छा जी, 8000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी होगी? आपको बताई जा रही है कि प्रोडक्शन कॉस्ट है 4, तो 8 4 32,000, है ना। और टोटल अगर आप इसको बाय आउट करते हो तो परचेज कॉस्ट कितनी होगी? 48,000। अगर मैन्युफैक्चर नहीं करते और परचेज करते हो, कंपैरिजन करना है ना आपने कि कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है। तो अगर आप कंपोनेंट भी जो है वो मैन्युफैक्चर करते हो तो आपको 16,000 रुपए की सेविंग हो जाती है। क्लियर होगी बात? जो कि हम कह रहे हैं कि हाँ यही ऑप्शन ज्यादा बेहतर है। कंपोनेंट बी को अगर खरीदने के बजाय प्रोड्यूस करते हो आप, तो प्रोडक्शन की कॉस्ट है 32 और बाइंग की कॉस्ट है 48, तो आपको 16,000 की सेविंग हो रही है। ठीक है, हाँ जी उस्मान, क्या मसला आ रहा है? पहले मुझे जरा कंपोनेंट सी को कंप्लीट करने दें। ठीक है, अब हम जरा कंपोनेंट सी का इन इटसेल्फ एनालिसिस करते हैं।
अब अगर हम कंपोनेंट सी के डिसीजन मेकिंग के लिए जाएं तो देखें क्या हो रहा है। कंपोनेंट सी के लिए वो कह रहा है 2 मशीन आवर्स इस्तेमाल लगेंगे आपके एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो 4000 मशीन आवर्स अगर आप सारा का सारा कंपोनेंट सी की मैन्युफैक्चरिंग पे लगा देते हो तो आप कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करोगे? 2000, है ना। 2 आवर्स पर यूनिट है, टोटल 4000 यूनिट्स है, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 4000 डिवाइड बाई 2 पर यूनिट, राइट। तो 2000 यूनिट्स जो है वो आपके पास निकल आते हैं। इन 2000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कितनी होगी? 7 रुपए पर यूनिट के हिसाब से वो हो जाती है 14, और इन 2000 यूनिट्स की कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होती है? ये हो जाती है 26,000। चलें जी, अब इधर देखें, अगर हम, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर हम कंपोनेंट सी को इन हाउस देखें, दोनों में सस्ता क्या है? कंपोनेंट बी में भी सस्ता प्रोडक्शन है और कंपोनेंट सी में भी आपके लिए ज्यादा सस्ता प्रोडक्शन है। इस बात में कंफ्यूज मत होइएगा। कंपोनेंट बी में भी ज्यादा सस्ता क्या है? प्रोडक्शन। कंपोनेंट सी में भी ज्यादा सस्ता प्रोडक्शन है। वो तो हमने यहाँ पे भी बात कर ली थी, वो तो हमने पार्ट ए में भी इसी बात का जिक्र किया था कि कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में प्रोडक्शन करना ज्यादा सस्ता है। चले ठीक है, लेकिन अब अगर आपको बी और सी के दरमियान डिसाइड करने को कह दिया जाए तो फिर आप क्या कहेंगे कि कौन से में ज्यादा सस्ता हो रहा है प्रोडक्शन करना कंपेयर टू दी अदर? तो आप इधर देखें, कंपोनेंट सी में अगर आप प्रोडक्शन करते हैं तो टोटल सेविंग्स होती हैं 4000 मशीन आवर्स की वजह से 12,000 रुपए की, और अगर कंपोनेंट बी में प्रोडक्शन करते हैं तो मशीन आवर्स 4000 अगर आपके लिमिटेड हैं तो आपकी टोटल सेविंग्स होती है 16,000 रुपए। दोनों में सेविंग्स हो रही है, ठीक है, दोनों में एक्सेस कॉस्ट ऑफ परचेज है, लेकिन ज्यादा सेविंग किसमें हो रही है? कंपोनेंट बी में। तो फिर आप क्या कहेंगे? इट इज बेटर फॉर अस कि फिर हम कंपोनेंट सी को बाहर से खरीदें और कंपोनेंट बी को मैन्युफैक्चर करें। बात समझ आ रही है? हाँ जी, इज दैट क्लियर? यस और नो? तो फिर आपने दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान कैसे कंपैरिजन करना है? ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सेविंग्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बात ऊपर लिखवा दी हुई है कि अब आपकी रैंकिंग क्या होगी। अब क्योंकि आपके पास लिमिटिंग फैक्टर एक आ गया है, मैक्सिमम डिमांड पे कोई कैप नहीं है, तो आप वो लिमिटिंग फैक्टर सारा का सारा, उसमें फिर रैंकिंग 1 2 3 नहीं होगी, उसमें फिर 1 और 2 ही है ना। उसमें या तो ये है कि सारा का सारा लिमिटिंग फैक्टर एक ही प्रोडक्ट पे लग जाएगा, ठीक है। फिर उसमें आपके पास 1 है और बाकी सारे 0 हैं, इन अदर वर्ड जितने भी हैं, ठीक है। तो एक ही कोई नंबर 1 होगा और वही सारा लिमिटिंग फैक्टर ले जाएगा अगर तो मैक्सिमम सेल्स डिमांड कोई नहीं है। मैंने भी तो यही कराया, हमने ये कैलकुलेट किया है, हमने रैंकिंग करनी है, बस फॉर्मूला आप याद कर लें। रैंकिंग आपने करनी है नॉट ऑन द बेसिस ऑफ, आपको ये बात समझ में आ गई है, पहले भी कल भी हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि रैंकिंग आपने कभी भी कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट पे नहीं करना बल्कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर करना है। यहाँ पे भी रैंकिंग आपने करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स्ट्रा कॉस्ट या एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर लिमिटिंग फैक्टर, दैट्स इट, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट अब मेक और बाय के दरमियान डिसाइड कर रहे हैं हम, ठीक है। अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि मेक करें या बाय करें, तो इन दोनों ऑप्शंस में जो भी एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन है या एक्स्ट्रा कॉस्ट है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे? पर लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से आपने डिवाइड कर उसको कर देना, ठीक है। पार्ट सी जरा खुद अटेम्प्ट करें। पार्ट सी में वो कह रहा है टू डिसाइड विच कंपोनेंट शुड बी बॉट आउट इफ प्रोडक्शन इज लिमिटेड टू 4000। अब अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग फैक्टर है तो फिर कौन सा कंपोनेंट प्रेफर्ड है प्रोडक्शन के लिए? उसमें भी आपने एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर निकालना है और उसके बेसिस पे कह देना है कि जिसमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कम होगी बाइंग की उसको हम बाय करेंगे, है ना, इसको हम बाय करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट बाइंग की कम है ना, ये जो 3 रुपीज है ये क्या है? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग, क्योंकि हमने काम ही अपना कहाँ से शुरू किया? एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग से, है ना। तो फिर हमारा जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पे कंपोनेंट सी में एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कम है तो इसको हम बाय करेंगे।
यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग ज्यादा है तो इसको हम बाय नहीं करेंगे, इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, मेक करेंगे। क्लियर होगी बात? चलें पार्ट सी करें जल्दी से। तो आपको क्या लग रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग बी की कम है ना? कॉस्ट ऑफ बाइंग बी की कम है तो बी हम बाय करेंगे सेकंड सिनेरियो में। देख लेते हैं इसको। अब यहाँ पे हमारे पास लेबर आवर्स लिमिटेड है टू 4000, ठीक है। अब हम उसी तरह से कंपोनेंट बी और सी की एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग वही 2 और 6 है ना? लेकिन अब हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, लेबर आवर पर यूनिट, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, तो आपके पास क्या हिसाब किताब है, लेबर आवर पर यूनिट आपके पास आ गए 2 और 4, है ना? चलें जी, 2 और 4। अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर। अभी अजीब सी बात है ना, आपको बात समझ में आ रही है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग है, हम कॉस्ट ऑफ बाइंग को लेबर आवर से क्यों डिवाइड करें, लेकिन उसके बैक एंड पे एक लॉजिक है, उसको भी रहने दें। अभी टाइम नहीं है कि मैं उसका पूरा लॉजिक आपको समझाऊं, ठीक है। फॉर्मूला बस मैंने आपको बता दिया है और चीज है भी काफी आसान, राइट। मौका मिला तो मैं इंशाल्लाह आपको समझा भी दूंगी, क्योंकि अच्छी बात है लॉजिक डेवलप हो जाए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग लेट्स गो विद इट, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग डिवाइडेड बाय लेबर आवर, तो यहाँ पे अब आपके पास क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लेबर आवर कौन सा कम है, तो इसका मतलब ये हुआ एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कौन सा कम हुआ, कंपोनेंट बी का, है ना। तो हम क्या कहेंगे, कंपोनेंट बी। वैसे तो कंपोनेंट बी के लिए बेहतर है प्रोड्यूस करना, लेकिन अगर कंपोनेंट बी और सी में से भी सिलेक्ट करना पड़ जाए कि किसी एक को हमने बाय करना है, एक को मेक करना है, तो फिर उसमें हम क्या कहेंगे, है ना, कंपेयर टू कंपोनेंट सी कंपोनेंट बी इज चीपर टू बाय, हम ये कह देंगे। तो हम क्या करेंगे, कंपोनेंट बी की तरफ जाएंगे अगर लेबर आवर्स आपके लिमिटेड है, ठीक है। क्लियर होगी बात? इसको भी प्रूव कर किया है उन्होंने पैक हैंडबुक में, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है जनाब। अब आगे चलते हैं, क्लास वर्क नंबर 22 पर आते हैं। क्या कह रहा है, Stamber makes two components A and B for which costs in the next year are expected to be as follows। अब यहाँ पे उसने डिमांड यानी कि प्रोडक्शन भी बता दिया आपको, ठीक है। बेटा ए को तो हम कह रहे हैं ए को तो मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहिए, ए को तो मैन्युफैक्चर करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ए तो आपका मैन्युफैक्चरिंग उसकी कॉस्ट ज्यादा ही है बाइंग से, तो वो तो हर हाल में आएगा बाइंग, ठीक है। तो ए को तो आप कह रहे हो कि जी आपने बाय करना है, ठीक है। अब अगर आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिमिटेड हो जाते हैं, आपने कहा पहले पॉइंट में कहा, आपने पहले पार्ट में कहा ए को बाय करें बाकी दो को प्रोड्यूस करें, फिर उसने प्रोडक्शन में एक लिमिटिंग फैक्टर दे दिया
कि आप ये दोनों कंपोनेंट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते, किसी एक को आपको बाय करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर। ये लिमिटिंग फैक्टर किस लिए दिए जाते हैं, किसके होते हैं, ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना। हमने जो इससे पहले मेक और बाय से पहले लिमिटिंग फैक्टर्स पढ़े थे, उन सारे सिनेरियोज में प्रोडक्शन हो रही थी, बाइंग कहीं पे भी नहीं हो रही थी। बाइंग तो अभी हमने पढ़ी है। अब बात समझ आई? ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि कंपोनेंट बी और सी में से भी अब आप डिसाइड करेंगे जी कौन से को बाय करेंगे, कौन से को प्रोड्यूस। तो पहले स्टेप पे तो आप कहते हैं बेहतर है बी और सी को प्रोड्यूस करें, लेकिन अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर कौन सा आइटम प्रेफरेबल है। क्लियर होगी बात? क्लास वर्क 22 पर आते हैं। स्टैम्बा मेक्स टू कंपोनेंट्स ए एंड बी फॉर व्हिच कॉस्ट इन द नेक्स्ट ईयर आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोअर्स। इन्होंने ए और बी के आपको प्रोडक्शन यूनिट्स भी बता दी, तो यहाँ पे एक कैप लग जाएगा, है ना। अब आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ए और अनलिमिटेड नंबर ऑफ बी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, बल्कि अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाता है तो उसमें से पहले आपने ए को फुलफिल करना है और जो बाकी बच जाएगा लिमिटिंग फैक्टर वो बी पे लगा देंगे, है ना। अब हम ये नहीं कहेंगे जितना भी लिमिटिंग फैक्टर है, जितने भी प्रोडक्ट ए के बनते हैं, अगर ए प्रेफरेबल है तो ए बस बनाते जाओ, ठीक है। उसमें ए हम बनाएंगे और थोड़ा सा, या अदरवाइज वाइस वर्सा भी हो सकता है कि प्रेफरेंस बी को मिल जाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जी सारा का सारा लिमिटिंग फैक्टर बी को ही मैन्युफैक्चर करने के लिए लगा दो, बी के मैक्सिमम 20,000 यूनिट्स बनाएंगे और बाकी हम लगा देंगे ए के ऊपर। तो अब यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान विल कम इन फोर्स, है ना। यहाँ पे अब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान अब यहाँ पे आपका, और मतलब बहुत ज्यादा डिटेल बनेगा। तो जरा हम देखते हैं, ए और बी के उसने प्रोडक्शन यूनिट्स बता दिए। ये ऑब्वियसली बात है डिमांड से रिलेट कर रहे हैं, है ना। ये बात तो मैंने कल आपको अभी सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि जितने भी आपकी प्रोडक्शन यूनिट्स प्रोड्यूस विल इक्वल यूनिट सोल्ड। तो यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं ये आपकी डिमांड के इक्वल है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, ठीक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दोनों की देती है, ठीक है। डायरेक्ट लेबर इज पेड एट ₹12 पर आवर। ये क्यों दिया हुआ है कि हम नंबर ऑफ लेबर आवर्स पर यूनिट निकाल सकें। मुझे जरा ये देखकर बताइए, प्रोडक्ट ए में एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने लेबर आवर्स लगेंगे, वर्कआउट करें जरा। प्रोडक्ट ए की एक यूनिट की लेबर कॉस्ट है 3, 0.25, 0.25 कैसे, मुझे बात बताएं। 3 रुपीज कैलकुलेट किस तरह से हुआ होगा। वेरी गुड, क्लास वर्क 22 पर आते हैं। ये जो इसने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाँ जी, रेट पर आवर मल्टीप्लाइड बाय, है ना, है ना। क्या रेट चल रहा है, एक घंटे का क्या रेट है, और एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए कितने घंटे लगे, है ना। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने की टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है। अब क्वेश्चन में उसने क्या बता दिया, टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है 3 रुपीज, है ना। रेट पर आवर कितना है, 12 रुपए फी घंटा। और हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ आवर्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स आपका एक्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो एक्स आपके पास आ जाता है 0.25 डायरेक्ट लेबर आवर्स। क्यों निकालना है ये, क्योंकि यही आपको आगे जाके पता चलेगा, यही लिमिटिंग फैक्टर है। तो लिमिटिंग फैक्टर जहाँ पे भी आ जाता है उसमें आपको हर प्रोडक्ट का एलिमेंट पर यूनिट चाहिए ना, कि कितना डायरेक्ट लेबर आवर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसी तरह आप बी का बताएं, बी में कितने लेबर आवर्स बनते हैं एक यूनिट को मैन्युफैक्चर करने के लिए? 0.75। वेरी गुड, बात आ गई सबको समझ, यस और नो? हसनैन, अब्दुल्ला, एमन, अनस, हसन जावेद, हसन महमूद, आसिफ, मिनाहिल, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद फहद, शाहरुख, उस्मान, मुनीबा, समरा, सना, उजैर, जेबा। 10 मिनट बाद आपने मुझे नोटिफाई कर देना, आई विल स्टॉप, ठीक है। चले आगे। There will only be 19,500 hours of direct labor time available next year. Limiting factor, है ना। आपको वो कह रहा है सिर्फ 19,500 आवर्स अवेलेबल है, तो उसमें अब रैंकिंग करनी है ना। एंड एनी एडिशनल कंपोनेंट मस्ट बी परचेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर। तो ये पूरे सिनेरियो में बाइंग भी डिसीजन आ गया,
है ना। अब हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा बेहतर है कि प्रोड्यूस करें, कौन सा बेहतर है कि बाय आउट करें, है ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, सबसे पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कहीं ऐसा कोई कंपोनेंट तो नहीं है, ए या बी में से कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जिसमें प्रोडक्शन वायबल है ही नहीं, जिस तरह यहाँ पे कंपोनेंट ए था, है ना। अगर तो ए या बी में से ऐसा कोई आइटम निकल आता है जिसके केस में प्रोडक्शन है ही नहीं वायबल, तो वो तो हम सीधा सीधा बाय आउट करेंगे हर सिनेरियो में, भले फैक्टर लिमिटेड हो या नहीं, जिस तरह कंपोनेंट ए था, है ना। लेकिन अगर दोनों कंपोनेंट्स में जवाब ये आता है कि जो दोनों कंपोनेंट्स में बेहतर है कि प्रोडक्शन करें, तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा फिर प्रोड्यूस करें, कौन सा बाय करें। क्लियर हो गई बात, है ना। आगे चलते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट पर एनम आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलोज, इंकर्ड एज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ मेकिंग ए की प्रोडक्शन करने की वजह से 40,000 की फिक्स कॉस्ट इनकर होती है, ठीक है। incurred as a direct consequence of making B, प्रोडक्ट बी को प्रोड्यूस करने की वजह से 50,000 का कॉस्ट इनकर होता है, और अदर फिक्स कॉस्ट इतने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ए मैन्युफैक्चर नहीं करते तो ये फिक्स कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी, है ना। अगर हम बी मैन्युफैक्चर नहीं करते तो 50,000 की कॉस्ट भी इनकर नहीं होगी, ठीक है। तो अब हमने इस चीज को भी अपनी कंसिडरेशन में लेकर चलना है। चलें जी। An external supplier has offered to supply units of A for rupees 1250 and units of B for rupees 23. 1 मिनट दे रही हूँ, मुझे जरा जल्दी से जवाब दें, क्या कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है जो कि हर हाल में बाय आउट करना चाहिए? क्या कोई ऐसा कंपोनेंट तो नहीं है ए या बी में से जिसमें प्रोडक्शन फीजिबल है ही नहीं? ऐसा कोई नहीं है। दोनों के केस में प्रोड्यूस करना ज्यादा सस्ता है ना। ए के केस में प्रोड्यूस करने के 10 रुपए हैं और खरीदने के 12.5 रुपीज है, तो हम क्या कहेंगे, ए को भी इंटरनली प्रोड्यूस करो, ठीक है। बी के केस में प्रोड्यूस करने के 17 रुपए हैं, बाय करने के 23 हैं, तो हम कहेंगे मेक और बाय डिसीजन में पहले तो यही है, मेक करो दोनों को, है ना। फिर हम आगे आ गए, फिर मसला ये आ गया कि आप दोनों को अपने अपनी मर्जी से प्रोड्यूस कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ दिस लिमिटिंग फैक्टर। बेसिकली लिमिटिंग फैक्टर ने स्यापा डाला है ना, वरना हम दोनों को ही प्रोड्यूस कर लेते हैं अपना अपना 30 और 20,000। अब यहाँ पे फैक्टर लिमिटेड हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, है ना। अब हम कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, या हम दूसरे तरीके से भी इसको कर सकते हैं, कंपैरिजन हम कर लेते हैं। अभी पहले हमने कंपैरिजन करना है। पहला पार्ट जरा देखते हैं क्या कह रहा है। recommend whether Stamba should shut down internal production of component A or component B and switch to external purchasing, ठीक है। फिक्स को भी हमने कंसिडर करना है, ठीक है। अच्छा जी, सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, recommend the quantities that Stamba should make of the components and the quantities that it should buy externally in order to obtain the required quantities of both components at the minimum cost, ठीक है। पहली बात तो ये कि वो जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मांग रहा है ना, जिसमें वो रैंकिंग करनी है और वो सारा काम करना है, वो तो पार्ट बी में मांग रहा है ना। वो किस में मांग रहा है, पार्ट बी में मांग रहा है कि क्वांटिटीज बताएं कि स्टैम्बा जो है वो कंपोनेंट ए के कितने क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर करे, स्टैम्बा जो है वो कंपोनेंट बी की कितनी क्वांटिटीज मैन्युफैक्चर करे, और रिमेनिंग वो बाय कर ले, ठीक है। पहले पार्ट में तो हमें ये बताना है कि भाई क्या हम इंटरनल प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इंटायरली खत्म कर दें और एक्सटर्नल परचेजिंग पे चले जाएं या नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टेंस में तो आपने मुझे ये बोला कि नहीं जनाब, प्रोडक्शन ज्यादा फीजिबल है ना। लेकिन हम एक चीज को डिस्कस करना तो भूल गए, और वो क्या था, वो ये था, अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते तो आपको कॉस्ट सेविंग भी तो हो रही है। अगर आप बाय कर रहे हो, बाय करना हर केस में नेगेटिव थोड़ी है। अगर आप बाय करने के लिए जाते हो तो कॉस्ट सेविंग भी तो होती है। तो हमने अब इन दोनों चीजों को कंसिडर करना है। किस तरीके से कंसिडर करेंगे, इधर आ जाएं। हमारे पास ए और बी का क्या हिसाब किताब है, ए और बी के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों का है 10 और 17, ठीक है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। फिर हम आते हैं कॉस्ट ऑफ बाइंग, ठीक है।
कॉस्ट ऑफ बाइंग 12.5 है ए का और 32 है बी का, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, 23 सॉरी। इन दोनों सिनेरियोज में हमने ये बात तो डिसाइड कर ली कि इन दोनों सिनेरियोज में हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है बाइंग की, ठीक है। अच्छा जनाब, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है? 2.5 रुपीज पड़ रहा है एक्स्ट्रा बाइंग का, और इधर आपके पास पड़ रहा है कितना पर यूनिट? 6 रुपए पर यूनिट पड़ रहा है, कितना? ये पर यूनिट आ गया, ठीक है। इन दोनों केसेस में आपने कहा कि जी प्रोडक्शन फीजिबल नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि देखें प्रोडक्शन की वजह से 40,000 और 50,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो आ रही है, बात समझ में आ रही है ना आपको? प्रोडक्शन अगर हम करते हैं तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट भी तो आ रही है, जो कि ना आए अगर हम बाइंग करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट इनकम वाली चीज को जरा कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम इसका इस तरह से एनालिसिस करेंगे कि अगर हम 30,000 यूनिट्स को परचेज करने के लिए जाते हैं, ठीक है। अब हम एनालिसिस करें, अगर हम 30,000 एंड 20,000 यूनिट्स तो फिर हमारे पास क्या एनालिसिस होगा? इधर आ जाए, ठीक है। हमने इंडिपेंडेंट एनालिसिस इन दोनों का करना है, ठीक है, ए और बी का। चलें जनाब, तो आपके पास टोटल रिक्वायर्ड यूनिट्स कितने हैं? ये है 30,000, ये है 20,000, ठीक है। 20,000 और 30,000 यूनिट्स चाहिए। अच्छा जी, अगर आप बाय करने जाते हो, ठीक है, तो बाय करने की वजह से टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको कितनी पड़ेगी? 2.5 रुपी पर यूनिट आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है बाय करने की वजह से, है ना। और कितने यूनिट्स आपने बाय, फॉर एग्जांपल आप बाय कर रहे हो कितने यूनिट्स? 30,000 यूनिट्स बाय कर रहे हो, तो बाय करने की वजह से 75,000 रुपीज की आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। लेकिन आपको फिक्स कॉस्ट की सेविंग भी तो पड़ रही है, बिकॉज यू गोइंग फॉर द बाइंग ऑप्शन। इज दैट क्लियर? आपको फिक्स कॉस्ट की सेविंग भी हो रही है। ए को अब आप खरीद रहे हो, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि 40,000 की आपको सेविंग भी हो रही है। यहां तक बात समझ आ रही है? लेकिन हम यहाँ पे जब एनालिसिस करते हैं तो हमें ये नजर आ रहा है कि कॉस्ट, एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग फिर भी ज्यादा है ना। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग फिर भी ज्यादा है, सेविंग उतनी ज्यादा नहीं है। तो मुझे बात बताइए, ए के केस में क्या मैं आपको, आप मुझसे, मतलब मैं आपसे अगर पूछूं तो क्या आप मुझे सजेस्ट करते हैं कि प्रोड्यूस करें या बाय करें? क्या सजेस्ट करेंगे? प्रोड्यूस, अभी भी आंसर वही है ना, प्रोड्यूस करने का, ठीक है। अभी भी आंसर वही है, प्रोड्यूस करने का। अब मेरी बातें गौर से सुने, ठीक है। अब मेरी बातें गौर से सुने। ऐसा भी हो सकता था कि आपके पास एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पर यूनिट इतना ही आता, इतना ही आता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट होती ना, क्वेश्चन में जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है बिकॉज ऑफ मेकिंग ए, वो होती फॉर एग्जाम्पल 80,000, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपना आंसर सोली ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं करेंगे, हमने सेविंग्स को भी तो देखना है। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपने रेलेवेंट कॉस्ट और रेलेवेंट इनकम सबको कंसिडर करना होता है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। तो अब मुझे बात बताएं, जो आप लोगों ने पहले मुझे आंसर दिया था 10 और 12.5 को कंपेयर करके, वो क्या सही होता इस सिनेरियो में? नहीं होता ना। अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है, मेरे पास टोटल एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग वाकई में 75,000 हो है, लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ, अज्यूम करें कि ये 40,000 की जगह 80,000 है। अज्यूम करें कि ये 40,000 की जगह यहाँ पे 80,000 गिवन होता, तो फिर हमारा आंसर पूरा का पूरा चेंज हो जाना था। हम ये कहते हैं ठीक है, 2.5 रुपी पर यूनिट एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग पड़ रही है, लेकिन प्रोड्यूस ना करने की वजह से हमें 80,000 की सेविंग भी तो हो रही है। तो नेट हमारे पास क्या हो रहा है? हमारे पास सेविंग हो रही है बाय करने की वजह से। नेट हमारे पास सेविंग हो रही है बाय करने की वजह से। फिर आपका आंसर होता कंपोनेंट ए को बाय करें, कंपोनेंट बी को देख लें, बाय करना है या प्रोड्यूस करना है। इज दैट क्लियर? तो यू हैव टू सी द होल पिक्चर। यहाँ पे 40,000 फिक्स कॉस्ट है, इसलिए फिर भी हमारा आंसर वही है, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर सोली ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू फिगर्स नहीं होगा। क्लियर होगी बात? यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना, जरा चेक कर लेते हैं। 6 रुपए पर यूनिट हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है बाय करने की,
20,000 यूनिट्स अगर हम बाय करते हैं, चलें ठीक है, बस मैं इसको क्लोज कर रही हूँ, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग होगी 1,20,000, है ना। लेकिन साथ ही अगर हम प्रोडक्ट बी को बाय करते हैं तो हमें 50,000 की सेविंग भी हो रही है, ठीक है। यहाँ पे हम 50,000 की सेविंग, यहाँ पे भी हमारा आंसर यही आ रहा है कि बाय करना बेनिफिशियल नहीं है। बाय करने की कॉस्ट 120 है, बाय करने की वजह से सेविंग 50 है, नेट बेसिस पे अब भी एक्स्ट्रा कॉस्ट ही आ रहा है बाइंग का, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अदर फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट नहीं होगी ना। अदर फिक्स कॉस्ट भले मैं कंपोनेंट ए बी को बाय करूं या मैन्युफैक्चर करूं, वो तो होनी है, वो रिलेटेड थोड़ी है ए और बी से। मिनाहिल पूछ रही है मैम अगर हम इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करके उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर लें और फिर कॉस्ट ऑफ बाइंग से कंपेयर कर लें, वो भी ठीक होगा? हाँ, फिर भी ठीक होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप 40,000 को डिवाइड कितने करोगे नंबर ऑफ यूनिट से? आप 40 और 50 को कितने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करोगे? आपको नॉर्मल कैपेसिटी तो बताई भी नहीं है, ये तो डिमांड है। क्या डिमांड मेरी नॉर्मल कैपेसिटी होती है या बजटेड कैपेसिटी होती है? नहीं ना। फिक्स कॉस्ट तो नॉर्मली एब्जॉर्ब होती है किस बेसिस पे? योर नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी गिवन होगी तो फिर आप कर सकते हो। आपने फिक्स कॉस्ट को किस बेसिस पे एब्जॉर्ब करना है? क्या आप नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस पे के बेसिस पे एब्जॉर्ब करते हो कभी फिक्स कॉस्ट को? नहीं ना। इस सिनेरियो में हम नहीं कर सकते वो। इस बात भी तो कभी तो ख्याल रखना है ना, ठीक है। यू कैन नॉट एब्जॉर्ब 40 एंड 50,000 ऑन द बेसिस ऑफ 30 एंड 20,000। वाई? किसी साल डिमांड 30,000 20,000 होगी, अगले साल डिमांड 10,000 15,000 भी हो सकती है ना। उससे अगले साल कुछ और हो सकती है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर साल फिक्स कॉस्ट पर यूनिट तो मेरी डिफरेंट होती जाएगी, हालांकि ऐसा थोड़ी है ना। फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट आप एब्जॉर्ब करते हो, नॉर्मल कैपेसिटी आपकी क्या है उसके बेसिस पे। आई होप दैट्स क्लियर मिनाहिर। चलें ठीक है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी के हम एडवाइस करेंगे कि ना कंपोनेंट ए में बेनिफिशियल है बाय आउट करना, ना कंपोनेंट बी में बेनिफिशियल है बाय आउट करना। तो दोनों के केस में हम क्या एडवाइस करेंगे कि ना हमने इंटरनल प्रोडक्शन कंपोनेंट ए की खत्म करनी है, ना कंपोनेंट बी की खत्म करनी है, ठीक है। चलें यहाँ तक जल्दी से नोट करें, फिर होम असाइनमेंट में आपको बताती हूँ क्या होगा। 6 पर यूनिट से माइनस कर दें 2.5 रुपी पर यूनिट। 6 से माइनस क्यों करेंगे आप 2.5 बचे? क्या इससे क्या रिप्रेजेंट होगा? अगर आप 6 और 2.5 का डिफरेंस लेते हैं, व्हाट डज दैट रिप्रेजेंट? हमने उनका आपस में कंपैरिजन नहीं बताना, हमने ये बताना है आप इंडिपेंडेंटली बताएं, कंपोनेंट ए को शट डाउन करें तो अच्छा है, कंपोनेंट बी को शट डाउन करें तो अच्छा है। इंडिपेंडेंटली, आपस में कंपेयर तो करना ही नहीं है। अच्छा अब्दुल्ला, अच्छा चलें ठीक है, फिक्स कॉस्ट को प्रायोरिटी है। डिसीजन तो फिर भी सेम होगा लेकिन फिगर्स ठीक नहीं होंगी, मैं ये कह रही हूँ आसिफ। वो इत्तेफाक से डिसीजन ठीक हो जाएगा लेकिन फिगर्स बिल्कुल टेक्निकली इनकरेक्ट होगी, ठीक है। चल इधर आ जाते हैं जरा। मैं आपको ये कहूँ, हम बात ये कर रहे हैं ना कि अगर हम बी को अभी फॉर द टाइम भी इग्नोर कर दें, मैं अगर आपसे ये पूछूं, मैं आपसे ये पूछ रही, पहले मैं जरा होम असाइनमेंट बता दूं, फिर उसके बाद अब्दुल्ला मैं समझाती हूँ इस बात को, ठीक है। होम असाइनमेंट, बस नहीं उसके बाद जो है आप जा सकते हैं, मैं सिर्फ अब्दुल्ला को बात समझा रही हूँ। आप कोशिश करें कि क्लास वर्क 22 कंप्लीट कर लें और क्लास वर्क 22 का पार्ट बी, ठीक है। लिमिटिंग फैक्टर है आपका लेबर, अदरवाइज एक और आपका मैं होम असाइनमेंट देती हूँ। क्लास वर्क 17
नहीं बस एक ही दे रही हूँ, 18 बाद में दूंगी फिर। क्लास वर्क 17, ठीक है। होम असाइनमेंट है आपका क्लास वर्क 17। क्लास वर्क 22 मैं खुद कराऊंगी। बेटा स्टूडेंट्स की लाइफ सैड ही है। द रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। मैं अब्दुल्ला को अब ये सब समझा रही हूँ, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर रही हूँ, क्लासेस ऑफिशियली ओवर। कल हम इंशाल्लाह क्लास वर्क 22 को कंटिन्यू करेंगे। कोशिश कर ले, अटेम्प्ट कर ले, अगर हो गया तो गुड हो गया, है ना। अगर बात समझ आ गई नहीं तो हम क्लास में समझ लेंगे। ये तो मैंने कराना ही कराना है आपको। चले जी, द रेस्ट ऑफ यू कैन लीव। अल्लाह हाफिज। ये लिखा हुआ है बेटा क्लास वर्क 17, सिंगल प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ आपने चीपेस्ट ऑप्शन देखना है कि बाय करना चीप है या मैन्युफैक्चर करना चीप है।